आपको BEGLA 137 हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका संप्रेक्षण के मूल तत्व, इसके बारे में आपको पॉइंट्स बताएंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़िएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका BEGLA 137 का फर्स्ट चैप्टर संप्रेक्षण के मूल तत्व, इसमें जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट ही चीज़ें बताऊंगी जो आपके पेपर में आएगी। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं, एक सेकंड। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से, आप इसकी प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, संप्रेक्षण का अर्थ, संप्रेक्षण का क्या अर्थ होता है ये पढ़ेंगे। चलिए, जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेक्षण होता है। यानी कि जब कोई शिशु, जब कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात वह रोता है, देखता है, देखता है, बोलता है, सुनता है, तो उसका जो है वो संप्रेक्षण होता है। ठीक है, पहली बार, तो उसी को संप्रेक्षण कहते हैं। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेक्षण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेक्षण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। जब हम किसी से, जैसे सुनिए, जैसे जब हमारा जन्म हुआ और हमने फिर जो है हम जन्म के दौरान रोए, तो वहीं से हमारा संप्रेक्षण चालू हो जाता है और हमारी मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछे संप्रेक्षण का क्या अर्थ होता है तो आप उसको बता दीजिएगा। अब आगे, संप्रेक्षण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का एक प्रयास है। ठीक है, बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं और दूसरे की बात समझते हैं। संप्रेक्षण क्या होता है? यह एक संवाद है, मतलब कि एक दूसरे से संपर्क करने का एक जरिया है। जब हम एक दूसरे से तक अपनी बातें पहुंचाते हैं व उसकी बातों को सुनते हैं, तो यह एक संप्रेक्षण का अर्थ कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक मेन पॉइंट आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेक्षण एक मानवीय क्रियाकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। संप्रेक्षण क्या है? एक मानवीय क्रियाकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रेक्षण के विविध रूप होते हैं, जैसे मौखिक हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे आगे चलते हैं, उसकी आंगिक अभिव्यक्ति, बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से संप्रेक्षण ही है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया संप्रेक्षण बोलना, देखना, सुनना, बोलना, किसी की बातों को समझना, है ना, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के द्वारा, तो ये सब अपना जो है संप्रेक्षण में आता है। ठीक है, मौखिक संप्रेक्षण क्या होता है? ये वाला ठीक है, मौखिक संप्रेक्षण। इसमें क्या है देखिए आपका, जैसे ज़्यादातर संप्रेक्षण बोलकर किया जाता है। भाषा एक मूल आधार है और माध्यम है।
सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ साथ सर्वेक्षण शुरू होता है और रात में बिस्तर पर जाने तक ही यह सर्वेक्षण जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोचकर समझकर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाला प्रसन्न हो। और कबीर का यह पद तो आपने सुना ही होगा। पहले के टाइम पे जैसे जो बुजुर्ग लोग थे, अब भी क्या बोलते हैं, बोलकर समझकर तब बोलना चाहिए, बोलते हैं ना। तो वही बात है यहाँ पर कबीर जी का एक दोहा है, एक सेकंड बताते हैं आपको। कबीर जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोल ये मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि ऐसी वाणी का प्रयोग कीजिए, ऐसी बातचीत करिए दूसरे से कि दूसरा तो प्रसन्न होए ही होए, अपने मन को भी प्रसन्न होए, अपना मन भी प्रसन्न होए और जीवन में सफलता का रहस्य ऐसे ही जारी रहे। बोलते समय 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ठीक है, बोलते समय जो है हमें 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, शब्दों और वाक्यों का चुनाव। ठीक है, बोलते समय हमें शब्द और वाक्य जो होते हैं उनका चुनाव। आप जो कुछ कहते हैं उसमें अपने शब्दों का चुनाव कैसे किया जाता है या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें कैसे अपना बिहेवियर रखना चाहिए, वो है। ठीक है, शब्दों और वाक्यों का चुनाव करना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर, क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई हैं? डॉक्टर ने बोला मरीज़ से, क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं? तो मरीज़ क्या बोलता है, अभी कैसे ख़त्म हो सकती है? तो उसने जो है अपने वाक्य का सही उपयोग ना करते हुए उसको इनडायरेक्ट वे में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। वह मरीज़ जो था डॉक्टर से ऐसे भी बोल सकता था कि जी नहीं, अभी 4 गोलियां बची हैं या अभी 2 गोलियां बची हैं। ठीक है, लेकिन उसने डॉक्टर को वहाँ पर नाराज़ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इसमें आता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आवाज़। आप अपनी बात नरम आवाज़ में कहते हैं या ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं या धीरे आवाज़ में बोल रहे हैं, इसका भी जो है असर पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज़ होगा। अगर आप तेज़ आवाज़ में बोलेंगे किसी से तो दूसरा भी सुनने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपसे फिर उसी बिहेवियर में बोलेगा और वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ग्राहक, मैंने एक साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, 2 या 3 दिन पहले खरीदी थी। इसका पहिया टूट गया, ज़रा बदल दो। तो दुकानदार क्या बोलेगा, इसका पैसा लगेगा। ठीक है, तो ग्राहक बोलता है, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। दुकानदार, तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ, वरना चलते बनो यहाँ से। तो उसने अपनी आवाज़ का बिहेवियर जिस प्रकार रखा है ना, उसी प्रकार अब जो वो व्यक्ति था, जो ग्राहक था, वो क्या सोचेगा कि इस बार मैं करवा लेता हूँ, अगली बार मैं यहाँ से नहीं करवाऊँगा, ना उसकी दुकान पर कभी वो जाएगा। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आवाज़ का। थर्ड आता है आपका स्वर, वाणी। ठीक है, आप जो कुछ भी बोलते हैं इसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। जैसे आप किसी के सामने कुछ ही बोल रहे हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो सुनने वाला अलग ही उसका मीनिंग निकाल लेता है। जैसे आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, और आपके इधर आओ बोलने से जो हमने इस टाइप से बोला तो दूसरे ने समझा आप उसे प्यार से बुला रहे हो या उसे नाराज़ कर दिया। इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अब आपका आगे चलते हैं। आपका है आंगिक सर्वेक्षण। ठीक है, आंगिक सर्वेक्षण, जैसे
मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषण नहीं करता, आपके सारे अंग हाथ, आँख, पैर, कंधे, मुंह, ये सब आपके संप्रेषण में सहयोग करते हैं और यह एक गैर शब्दायिक आंगिक या अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। मैंने आपको बताया ना, बॉडी लैंग्वेज और अपना बॉडी स्ट्रक्चर से भी हम अपना संप्रेषण करते हैं, तो ये वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहता है आपकी आंखें हंस रही थी। आपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा, उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। ठीक है, तो आपने जैसे कभी सुना होगा कि कोई बोलता है उसकी आंखें हंस रही थी या उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, तो यह भी एक आंगिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी की आंखें नम होती हैं तो किसी की दुखी। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया है, अपनी आंखें के जरिए आप न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जाहिर करते हैं। ठीक है, अपनी आंखों के जरिए आप न केवल अपना सुख या दुख जाहिर करते हैं, बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आंखें नम हो तो हम जान लेते हैं कि वह दुखी है। हाँ, कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं, परंतु उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्तियों से पता चलता है कि उसके आंसू खुशी के हैं या दुख के। ठीक है, जब हम किसी की आंखें नम होती हैं तो हम जान लेते हैं कि वह दुखी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी हैप्पीनेस के कारण जो है खुशी के आंसू आ जाते हैं, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है लेखिक संप्रेषण। ठीक है, इसमें देखिए लिखित रूप से जो हम कार्य करते हैं, जैसे आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप एक पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि लिखित में, जैसे हम किसी को अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, अपनी मॉम को लेटर लिख रहे हैं, तो और अपने प्रिंसिपल हो गया, इन सब को जो हम अपना लेटर लिखते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं एक लेटर के माध्यम से, लिखित रूप से, तो ये आपका लिखित संप्रेषण में आता है। ठीक है, देखिए लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने को पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो होता है क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। ये 5 बातें होती हैं जब हम कोई पत्र लिखते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, क्या लिखते समय पहला यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पणी, लेख, कहानी, कुछ भी लिखने से पहले यह तय कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, दूसरा आपका आता है क्यों। विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए। ठीक है, जब हमने अपना विषय तय कर लिया, उसके बाद हमें अपना उद्देश्य तय करना है कि सूचित करना है, निवेदन करना है, समझाना है किसी को, ऐसे। ठीक है, तो आपका क्यों उसमें आता है। थर्ड आपका आता है कौन। यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है। ठीक है, कौन मतलब कि जो लेटर आप किसी को भेज रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, तो आपका फ्रेंड वो लेटर प्राप्त करेगा ना, तो वहाँ पर वो कौन है, वो आपका दोस्त है। ठीक है, आप किसके लिए लिख रहे हैं, आपका संदेश स्पष्ट होगा। ठीक है, वहाँ पर कौन इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है कब, यानी कि आप अपने लेखन में दिन और तारीख तो ज़रूर लिखनी चाहिए। ठीक है, कब में आता अपना, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हम अपना डेट और अपना जो है
लेखन, अपने आप का लेखन, दिन और तारीख जरूर लिखते हैं, कौन सा दिन थी, कौन सी तारीख थी, ठीक है वो। उसके बाद आता है आपका कैसे। कैसे अपने लेखन का सारा दारोमदार इस पर होता है कि आप कैसे लिखते हैं। यह आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है, ठीक है। आपकी भाषा पत्र अनुकूलन होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं बर्थडे पार्टी इनविटेशन कार्ड, तो उसमें आप किस टाइप से लिख रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो समझाया गया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका संचार माध्यम। संचार माध्यम सर्वेक्षण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीफोन और अपना टेलीविज़न, समाचार पत्र और अपना हो गया बिल, इंटरनेट, ये सब जो है संचार के माध्यम से होता है। जैसे रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण है, ठीक है। रेडियो और टीवी जो होता है अपना, ये लोगों तक होता है एक जरिया संचार का, ठीक है। और आपने वही देखा होगा होर्डिंग हो गया, समाचार पत्र में छपे विज्ञापन हो गए, खतरे संबंधी सूचनाएं हो गई, यातायात संकेत हो गए, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत, ये सब आपकी संचार माध्यम में आती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।